कल हम लोगों ने जो साउंड वाले टॉपिक के नोट्स कंप्लीट किए थे, उस नोट्स में हम लोगों का न्यूमेरिकल नंबर 5 एंड न्यूमेरिकल नंबर 2 न्यूमेरिकल नंबर 6 ये हम लोगों का रह गया है। तो इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो, जब मैंने तुमको साउंड चैप्टर पढ़ाया था ना, तो उस पर्टिकुलर साउंड चैप्टर में ये चीज़ फ्रीक्वेंसी वर्ड का मीनिंग मैं आपको बता चुकी थी कि आखिर फ्रीक्वेंसी होता क्या है। तो अभी यहाँ पे हम लोग इसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड हम लोगों के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए जिस कोर कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है, जिस कोर कंसेप्ट से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, वो कोर कंसेप्ट क्या है, क्या वो तरीका है जिसके वाया आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो वो तरीका बस बेसिकली इतना सा है कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, बराबर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको मान के चलिए निकालना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अगर मान लेते हैं आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है कि आपने कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस की, क्योंकि हमारे चैप्टर में हम लोग साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, साउंड चैप्टर को हमने एक वेव मान के चला है, साउंड को एक वेव मान के चला, वेव ऑसिलेट होती है, तो कितने ऑसिलेशंस उस पर्टिकुलर वेव ने परफॉर्म किए हैं इन गिवन टाइम, मतलब डिवाइड बाय गिवन टाइम, उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और जब आप लोगों की एक बार फ्रीक्वेंसी निकाल कर आ जाती है, तो फ्रीक्वेंसी को अगर हम उल्टा कर दें, ठीक है, या फिर अगर टाइम पीरियड को उल्टा कर दें, वॉट एवर, फ्रीक्वेंसी को अगर उल्टा कर दें, यानी कि फ्रीक्वेंसी का अगर हम लोग रेसिप्रोकल ले लें, तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल लेने से हमें एक नई चीज़ मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। बस इन्हीं दोनों कंसेप्ट का तुम्हें इस्तेमाल करना है और इन्हीं दोनों कंसेप्ट से तुम्हारे आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, हाँ, बस इस चीज़ का ध्यान रखें, यूनिट्स, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त यूनिट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स है, इस फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स को कहा जाता है हर्ट्ज, और इसका सिंबल होता है कैपिटल H और स्मॉल z। और जो टाइम पीरियड की यूनिट निकल कर आएगी, इसका रहता है सेकेंड्स और इसका सिंबल होता है स्मॉल s। ठीक है, चलो, तो अभी हम लोग जल्दी से सवाल नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं यार कि ये जो सवाल नंबर 5 है ये आपको बता क्या रहा है। सवाल नंबर 5 में बोला है कि आपके पास एक पेंडुलम है जो कि 40 टाइम्स ऑसिलेट करता है 4 सेकंड के अंदर। मतलब अगर मैं पहले वाले सवाल के गिवन डेटा के बारे में बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 5 के गिवन डेटा के बारे में बात करूँ, तो गिवन डेटा मेरे पास ये है कि मुझे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस वहाँ पर दिए हुए हैं। कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दिए हुए हैं वहाँ पे? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेरे को दिए हुए हैं 40, और मुझे वहाँ पे बोला गया है कि इन ऑसिलेशंस को काम मतलब कंप्लीट करने के लिए उसको कितना समय लगा, उसको समय लगा 4 सेकेंड्स। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको दो चीज़ें फाइंड करनी है। क्वेश्चन को आगे रीड करो। पहला हमको फाइंड करना है उसका टाइम पीरियड और दूसरा हमको फाइंड करना है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब हमको दोनों ही चीज़ें फाइंड करनी है। पहले पार्ट में हमको टाइम पीरियड फाइंड करना है और दूसरे वाले पार्ट में हमको क्या फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी। अब आप देखो, कैसे भी फाइंड करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले टाइम पीरियड निकालो, फिर उसका रेसिप्रोकल करके फ्रीक्वेंसी, डजेंट मैटर। ठीक है, पहले लेकिन अपनी आदत डाल लेना फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने की। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, जब हम अपना सोल्यूशन अटेम्प्ट करेंगे तो पहले हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके। फ्रीक्वेंसी का जो तुमको फॉर्मूला बताया गया है, वो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अभी देखो मैंने ऊपर लिखवाया, क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है, जितने ऑसिलेशंस उसने परफॉर्म किए हैं, इसको जब हम डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, गिवन टाइम के साथ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब आपके पास पर्टिकुलर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने दिए हैं? तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दिए हैं 40 और गिवन टाइम दिया है 4। अगर मैंने डिवाइड किया तो 10। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, यानी कि कैपिटल H और स्मॉल z। तो यहाँ से मेरे पास मेरी फ्रीक्वेंसी निकल कर कितनी आ गई, 10 हर्ट्ज। डन, ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल।
अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको टाइम पीरियड भी पूछा है कि आप टाइम पीरियड कैसे निकालोगे। तो जैसा कि तुम जानते हो कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब अगर तुमने फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल किया तो तुम्हें टाइम पीरियड मिलेगा, और अगर तुमने टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल किया तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, तो ये आ जाएगा 1/10। 1/10 कितना होता है 0.1। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि उस पर्टिकुलर चीज़ को कितना टाइम पीरियड मिला है, उसको 0.1 सेकेंड्स मिले हैं। तो ये देखो हम लोगों ने टाइम पीरियड भी निकाल लिया। ये जो मैंने वर्ड बोला है ना कि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक। कई बार 1 मार्क के एमसीक्यू में भी आपको पूछा जा सकता है कि टाइम पीरियड इतना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी निकालो। तो तुम ये सोचोगे कि अरे यार मैडम इसमें तो ऑसिलेशंस ही नहीं दिए, इसमें तो गिवन टाइम ही नहीं दिया, हम कैसे निकालें। तो वो सब आपको नहीं सोचना है, आपको बस इतना सोचना है अच्छा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, टाइम का उल्टा कर लो, कैलकुलेशन कर लो, जो भी आंसर आए वो आपकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बराबर, ठीक है। बल्कि तुम पता है ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी, अगर तुम इसी फर्स्ट नंबर के फॉर्मूले का उल्टा कर दो, मतलब आप जो गिवन टाइम है उस गिवन टाइम वाली क्वांटिटी को अगर न्यूमरेटर में रख दो, और अगर आप नंबर ऑफ ऑसिलेशंस वाली क्वांटिटी को अगर आप डिनोमिनेटर में रख दो, तो जो नया आंसर निकलेगा उस नए आंसर को टाइम पीरियड कहते हैं। बट मैं कैसा है, तीसरा फॉर्मूला तुमको याद करना सजेस्ट नहीं करूँगी। जब आप ज़्यादा फॉर्मूलेज याद करते हैं, वो भी तब जब सारे के सारे फॉर्मूलेज एक ही प्रकार के हों, तब होता ये है कि हम लोगों को उन पर्टिकुलर फॉर्मूले में याद करने में कन्फ्यूजन हो जाता है, हमें उनमें दिक्कत आती है। तो ऐसी दिक्कत ताकि हमको ना आए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप एक ही फॉर्मूला याद रखो बस। और अगर आपको लेट से उस फॉर्मूले से आंसर नहीं आया है, फ्रीक्वेंसी से आपका आंसर नहीं आया है, तो आप उसका रेसिप्रोकल कर दो, आपका टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है, डन, ओके। अभी सवाल नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। तो सवाल नंबर 6 में भी देखो यही सब कंसेप्ट्स लगने वाले हैं, कुछ नया तो होगा नहीं, बट हाँ पहले गिवन डेटा क्या है थोड़ा पढ़ वढ़ लेते हैं अच्छे से। चलो देखो क्या है सवाल। द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। बोल रहा है कि एक मच्छर है, नॉट मगरमच्छ, जो 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड करता है। तो ये जो आपको डेटा दिया हुआ है ना 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, ये बेसिकली आपको उसके ऑसिलेशंस के बारे में बता दिया गया है। आपको उसके बेसिकली किसके बारे में बता दिया गया है, ऑसिलेशंस के बारे में। यहाँ पे बट ऑसिलेशन वर्ड का प्रयोग ना करते हुए गिवन डेटा में उसने किस बारे में बात की है, वाइब्रेशन वाले के बारे में बात की है। तो ठीक है ना, देखो मच्छर है तो वाइब्रेट करेगा, वेव है तो ऑसिलेट करेगी, घड़ी है तो पूरा रोटेट करेगी। तो वर्ड्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने दिए हुए हैं 500, लेकिन इन वाइब्रेशंस को करने के लिए वक्त कितना लगा। तो तुम बोलोगे मैडम जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया गया था 4 सेकंड लगे, इस क्वेश्चन में तो बताया ही नहीं है कि कितने क्वेश्चंस लग रहे हैं, मतलब कितने सेकंड्स लग रहे हैं, है ना। इस क्वेश्चन में तो बताया ही नहीं है, तो नहीं ऐसा नहीं है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी आपको बताया है ये इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, आपने पढ़ा ठीक से तो आपने देखा कि अच्छा 500 वाइब्रेशंस के बाद में बाजू में एक शब्द लगा हुआ है, जिस शब्द का मतलब है पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड के बारे में बातचीत की जा रही है। इसका मतलब आपके क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को जो गिवन टाइम रहता है, ये गिवन टाइम आपको कितना दिया हुआ है, ये गिवन टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोगों को जो टू फाइंड करने को कह रहा है, वो टू फाइंड करने को क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन। यानी कि यहाँ पे आपको निकालना है टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड क्या रहा होगा। तो अब तुम्हें लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें हम टाइम पीरियड निकालने के लिए। 1000 फॉर्मूले मत रटो, कोई एक याद करो।
या तो फ्रीक्वेंसी का याद कर लो या तो टाइम पीरियड का याद कर लो। मैं फ्रीक्वेंसी का याद करती हूँ। तो मैंने जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद किया है, मुझे क्या पता है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ रोटेशंस, कुछ भी डिवाइडेड बाय गिवन टाइम, है ना। आप उसको डिवाइड कर दो किससे, गिवन टाइम से। तो अभी आपके पास नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने हैं, 500। आपके पास गिवन टाइम कितना है, 1। तो यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 500 हर्ट्स। तो देयरफॉर यहाँ से फ्रीक्वेंसी वाला जो डेटा है वो कितना आ गया आपका, 500 हर्ट्स। इज इट क्लियर? ठीक है, डन मैडम। लेकिन क्वेश्चन में हमसे फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा था, क्वेश्चन में हमसे टाइम पीरियड पूछा था। तो ठीक है ना, हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। कैसे? हमको ये बहुत अच्छे से बताया गया है कि जो टाइम पीरियड होता है ये इन्वर्सली होता है, 1 रेसिप्रोकल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो अभी आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1/500। तुमने अभी क्लास 8 में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बताओ सीरियसली, ईमानदारी से। हाँ, पढ़ा तो है। उस एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने चीज़ों को सेकंड एक्सरसाइज में पावर में एक्सप्रेस करना सीखा है। हाँ, किया है। तो आप अगर इस 1/500 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.02 सेकेंड्स। आप चाहें तो अपना आंसर यहीं तक रोक सकते हैं, लेकिन मैं उस वक्त भी तुमको बताई थी कि ये आंसर को रोकने का स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता है। अगर आप स्टैंडर्ड तरीके को फॉलो करेंगे तो स्टैंडर्ड तरीका क्या होगा, यहाँ पे 2 × 10⁻³ सेकेंड्स। सो देयरफॉर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻³ सेकेंड्स। तो आप समझ रहे हो, आपके चैप्टर में जो एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में जो सेकेंड एक्सरसाइज थी उसका इंपॉर्टेंस क्या था, यही था कि साइंस में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से हम लोगों को वहाँ पे चीज़ों को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने की नीड पड़ती है। तो 2 ही चीज़ें याद रखना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, वाइब्रेशंस, रोटेशन, व्हाटएवर, डिवाइड बाय आप लोगों का क्या, गिवन टाइम। और दूसरा कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 को बताएं एक और तरीके से किया जा सकता था जो कि शॉर्ट पड़ता, मैं आपको वो तरीका भी बता देती हूँ। देखो, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको एम्पलीट्यूड का मतलब समझाया था, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी का मतलब समझाया था। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या बताया था कि कोई भी वाइब्रेशंस या कोई भी ऑसिलेशंस 1 सेकंड में कितने होते हैं या 1 मिनट में कितने होते हैं, 1 घंटे में कितने होते हैं, बट फॉर आवर कन्वीनियंस हम उसको 1 सेकंड में मेजर करते हैं। 1 सेकंड में जितने भी ऑसिलेशंस, जितने भी वाइब्रेशंस, जितने भी कुछ भी मतलब हो रहा हो उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आपको क्या दिया था, 500 वाइब्रेशंस पर सेकंड दिया था, यानी कि ये जो डेटा आपको दिया था ये डेटा डायरेक्टली आप लोगों की फ्रीक्वेंसी ही थी। आपने जो ये पूरी तरीके से गिवन लिखा ना कि गिवन में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इतना, टाइम पीरियड इक्वल टू इतना, तो ये इतना तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप डायरेक्टली लिख सकते थे कि ये मेरी फ्रीक्वेंसी है 500। ऊपर वाले क्वेश्चन में नहीं लिख सकते थे क्योंकि ऊपर में आपको 1 सेकंड के लिए डेटा नहीं दिया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको डेटा 4 सेकंड के लिए दिया था। बट जब आपको आपका डेटा 1 सेकंड के लिए दिया जाए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, और अगर फ्रीक्वेंसी आ गई तो टाइम पीरियड उसका रेसिप्रोकल करके आ जाएगा। तो हो सकता है कल को इस तरीके का हो। अगर आप डायरेक्ट लिख देते हैं तो भी गलत नहीं है, तो भी कोई टीचर आपको गलत नहीं बोल सकती। अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टेप्स दिखाते हैं कि मेरे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इतने हैं, मेरा टाइम पीरियड 1 सेकंड का है, फिर आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर वगैरह वगैरह आप काम करते हैं, तो भी कोई आपको गलत नहीं कह सकता। ठीक है, चीज़ें आपकी सही ही रहेंगी। तो इसी के साथ साथ हमारे साउंड वाले प्यारे से चैप्टर की एक्सरसाइज में 2 हम लोगों को क्या दिए हुए थे, न्यूमेरिकल्स दिए थे। तो इनका डिस्कशन अभी हम लोगों का यहाँ पर समाप्त होता है। इसी के साथ साथ हमारा जो साउंड चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाता है।